Good morning, dear students. Today we are going to study pathogenesis of physical injury. जब हम फिजिकल इंजरी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट के बाद हमें कोई इंजर्ड दिखता है, वो एक फिजिकल इंजरी है। किसी ने किसी को किसी हथियार से, किसी अस्त्र शस्त्र से हमला किया, वो भी एक जो है देखने में फिजिकल इंजरी है। मतलब इसमें एक मैकेनिकल फोर्स लगता है। तो सबसे पहले जो 65B हमारी स्लाइड है, आपका जो नोट्स हैं PDF के, उनमें आपका ये 65 नंबर पेज है, उस पर ये आप कोरिलेट करें इसको। जितनी भी मेडिको सिग्निफिकेंस, जितनी भी मैकेनिकल शॉक की इंजरी होती हैं, ये सारी की सारी मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस की होती हैं। इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई ऐसी इंजरी होती है तो उसमें मेडिकल होता है, और मेडिकल होता है लीगल का मतलब कानूनी। तो डॉक्टर के मेडिकल के बाद फिर आप देखते हो मुकदमा वगैरह होता है, तो एक सेंटेंस इन जनरल फिजिकल इंजरी का है कि ज़्यादातर इंजरी जो मैकेनिकल शॉक की होती हैं या मैकेनिकल फोर्स की वजह से होती हैं, दे आर ऑफ मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। So injuries caused by mechanical force are of medico-legal significance, but they may lead to a state of shock. इनकी वजह से जो विक्टिम है, विक्टिम का मतलब होता है शिकार। मान लो जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट का शिकार कह दिया आपने, तो विक्टिम में फेस या यू कैन से द विक्टिम में undergo a state of shock. तो व्हाट इज शॉक? SHOC के शॉक क्या है? शॉक जैसे इट इज ए स्टेट ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब आप देखते हो मैकेनिकल फोर्स से जो कोई चोट लगती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन का लॉस होता है, तो इनसफिशिएंट ब्लड टिश्यूज को पहुंचता है। तो इस स्थिति में जो है शॉक में जाने का डर रहता है। तो शॉक को पहचानेंगे कैसे? उसके सिम्टम्स हैं वीकनेस, जैसे फास्ट हार्ट रेट, फास्ट ब्रीदिंग, स्वेटिंग, पसीना खूब आता है, एंजाइटी एंड इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास भी उसकी बढ़ जाती है। अच्छा, शॉक की और जो हम बात करें भी, शॉक में भी फॉलोड बाय कंफ्यूजन, इनकॉन्शियसनेस और कार्डियक अरेस्ट एज कॉम्प्लिकेशंस वर्सन। मान लो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब एक चीज हुई उसकी वजह से दूसरी होगी, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेशन कह देते हैं। तो हुआ तो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट होने की वजह से वीकनेस आई, हार्ट रेट फास्ट हो गया, फास्ट ब्रीदिंग हो गया, स्वेट बहुत आने लगा, एंजाइटी हुआ, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बहुत लगी, कंफ्यूजन की स्थिति में आ गया पेशेंट, और फिर अनकॉन्शियस, जिसको कहते हैं ना बेसुध होना, अचेत हो जाना, ठीक है। और आपने क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि कंफ्यूजन कह देते हैं जिसको, अनकॉन्शियसनेस और कार्डियक अरेस्ट। और फिर कार्डियक अरेस्ट भी समटाइम्स हो जाता है जब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। तो शॉक जो होता है वो अपने अलग डिफरेंट लेक्चर में इसको अलग से देखेंगे। ये कारण पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का शॉक है। 4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लो वॉल्यूम से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये अपने कार्डियोजेनिक हो सकते हैं, मतलब हार्ट से एसोसिएटेड, ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकते हैं, और उसके बाद आप डिसरप्टिव टाइप के जो है हो सकते हैं। तो इनके अलग अलग जो कारण हैं, तो डिटेल तो हम उनकी वहाँ देखेंगे, लेकिन एक एक बता देता हूँ। जैसे लो वॉल्यूम है, जैसे किससे जुड़ा हुआ है? ब्लीडिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, पैंक्रियाइटिस, इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर आप
कार्डियोजेनी की बात करोगे तो वो हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आप अगर ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करोगे तो उसमें ये क्या कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट टेंशन जो होती है उसकी वजह से। फिर जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसरप्टिव टाइप जो आपका शॉक है वो सेप्सिस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या सर्टेन ओवरडोज होती है, उसकी वजह से ये हो जाता है। तो कई प्रकार का शॉक होता है। तो कुल मिलाकर फिजिकल इंजरी से पर्सन जो है, द पर्सन मे अंडरगो ए स्टेट ऑफ शॉक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अभी, जिसको बेसुध है, जिसको कुछ चेतना नहीं है, जिस बंदे की उसका कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो जो मैंने संभावनाएं आपको बताई हैं, ये सारी की सारी जो हैं फिजिकल इंजरी की देन होती हैं। फिर इससे आगे अगर हम बात करते हैं कि इंजरीज बाय चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप जो देख रहे हैं ना, एग्जांपल लिखा है अभी, डेल्टा ट्राइंगल सा बना हुआ है, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका होता है चेंज। तो मैंने लिखा चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, मान लो अगर कोई इंजरी होती है, उसको हम कह देते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस कह देते हैं। ये भी फिजिकल इंजरी का एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने डीकम्प्रेशन सिकनेस को एक उदाहरण के लिए आपके सामने रखा है कि ये कैसे चेंज इन एटमॉस्फेरिक आपका जो प्रेशर होता है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो डीकम्प्रेशन सिकनेस है, इसको DCI इसका एब्रीविएशन होता है। ये एक टर्म है जो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक इलनेस को, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए रिडक्शन इन द एम्बिएंट प्रेशर सराउंडिंग ए बॉडी। एम्बिएंट, AMBIENT, एम्बिएंट प्रेशर, जो बॉडी के आसपास का जो प्रेशर होता है, मतलब जो बॉडी के ऊपर आप ऐसा कहिए जो दबाव पड़ता है, हवा का कह लीजिए, हवा उससे प्रेशर पड़ेगा। अगर पर्सन पानी में होगा तो पानी का दबाव हो जाएगा। तो अब एक पर्सन स्विमिंग कर रहा है, वो उससे फिर तुरंत बाहर आ जाए सपोज, तो हवा का प्रेशर होगा, दोनों में डिफरेंस होगा, तो एक रिडक्शन हुआ। इस रिडक्शन की वजह से जो इंजरी आती है उसको हम डीकम्प्रेशन इंजरी बोलते हैं, और ये भी बड़ी खतरनाक इंजरी है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, व्हेन डाइवर मतलब तैराक इज सरफेसिंग आफ्टर डाइविंग, ठीक है। अब आप समझ गए, एक डाइवर था, वो समुद्र के अंदर या नदी के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर डाइविंग कर रहा था, गोते लगा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो सरफेस पर आ गया। तो अब सरफेस पर तो उसके एकदम से प्रेशर कम हो गया जो उसके शरीर पर पड़ रहा है चारों तरफ से। लेकिन जब वो 5 मीटर नीचे था, ज़्यादा था 10 मीटर नीचे था, और ज़्यादा था 20 मीटर नीचे था, और ज़्यादा था 100 मीटर नीचे था, और ज़्यादा था। अब एकदम से नीचे से निकलकर ऊपर आ जाना सरफेस पर, तो इट इज डेंजरस फॉर द, और ये एक बहुत भयंकर फिजिकल इंजरी होती है। इसका मैं अभी आपको एक उदाहरण भी दूंगा थोड़ी देर में। फिर आप जो ये जो DCI है ना, डीकम्प्रेशन जो आपकी डीकम्प्रेशन इलनेस है, दरअसल ये इनकम्पास करता है 2 डिजीज को। कौन कौन सी हैं वो? उसमें आपकी आती है DCS आ जाती है, जिसको आप डीकम्पोजिशन सिकनेस बोल देते हैं, और दूसरी आ जाती है आर्टेरियल गैस इम्बोलिज्म, AGE एज। जो डीकम्पोजिशन सिकनेस होती है, इसको हम जनरलाइज्ड बैरोट्रोमा बोल देते हैं, BARO, बैरो का मतलब प्रेशर से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर की सहायता से नापते हैं, तो उसी से ध्यान रखें कि बैरोट्रोमा जो प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर तो शरीर के चारों तरफ पड़ रहा है, ठीक है। तो जनरलाइज्ड बैरोट्रोमा, और इसको हम बैंड्स भी बोल देते हैं, BENDS बैंड्स। ये जो डीकम्प्रेशन है ना, इसके अंदर ये उदाहरण अच्छा है। A band refers to the injury caused by a rapid decrease in pressure that surrounds the person. उस पर्सन को जो प्रेशर सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये ऐसा भी कोई प्रेशर होता है? ऐसा प्रेशर होता है। देखिए, आप अगर माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े हैं, मतलब आप कितना खड़े हैं, 8,844 मीटर ऊपर हैं,
फिर आप धरती पर खड़े हैं और फिर आप 20 मीटर नीचे समुद्र में गोता लगाने चले जाओ, तो ये हर जगह शरीर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अलग अलग पड़ता है, और इसका एकदम से रिड्यूस होना, नीचे समुद्र में नीचे जाते जा रहे हैं, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर की और इसकी आप रिलेशन जानते ही हैं, प्रेशर की इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नीचे आप समुद्र के अंदर जाएंगे, जैसे कोल्ड वाटर आता चला जाएगा, ठीक है, देयर विल बी ए इंक्रीज इन द प्रेशर, वो वाटर का भी होगा, प्लस टेम्परेचर फिनोमिना इज आल्सो देयर। इस प्रकार अगर हम देखें कि ये मोस्टली जो डिजीज है आपका कंपोजिशन सिकनेस जो है, ये ज़्यादातर स्कूबा या डीप सी डाइवर्स के साथ जुड़ी होती है। स्कूबा, SCUBA, स्कूबा, आपने देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं वो स्कूबा उनके पास होता है। अब आप कहेंगे स्कूबा क्या है, SCUBA लिखिए, स्कूबा, S फॉर सेल्फ, C फॉर कंटेन्ड, CONTAINED, और U फॉर अंडर वाटर, मतलब पानी के नीचे, B फॉर ब्रीदिंग, A फॉर अपरेटस। तो ये जो डाइवर्स होते हैं पानी के अंदर, जो वो अपरेटस पहनते हैं, आपने देखा होगा उन डाइवर्स के गोताखोरों को क्या पहना होता है, ऊपर एक हेलमेट टाइप होता है, उसमें से उनकी आंखें दिखाई देती हैं, फिर वहाँ से एक ऑक्सीजन की पाइप अंदर जाती है, एक जो गैस एग्जिस्ट करती है उसको निकालने की एक अलग नलकी होती है। फिर आपने देखा होगा उनके पैरों के जूते इस प्रकार होते हैं कि वो चौड़े होते चले जाते हैं, उनको तैरने में सहायता करते हैं। मछली जैसे होती है ना, मछली के जैसे फिन्स होते हैं, उस तरह वो चौड़े से कर देते हैं ताकि डाइवर को बुयांसी जो है वो बड़े आराम से मिल जाए और बड़े आराम से वो तैरता रहे। तो ये जो हम समुद्र के नीचे का ये सारा चीज सीन देखते जा रहे हैं, किस वजह से, जस्ट आपको डीकम्प्रेशन जो इंजरी है उसके बारे में समझाने के लिए कि जो डीकम्प्रेशन होता है, एकदम से भी ऐसा कोई प्रेशर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से एकदम अंतर आता है, और उस अंतर की वजह से जो इंजरी आती है वो एग्जिस्ट करती है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, टाइटैनिक से जुड़ा हुआ है वो। फिर अगर हम कहें कि ये जो बैंड्स हैं, BENDS बैंड्स, मैंने कहा, वाई इज डीकम्प्रेशन सिकनेस नोन एज द बैंड्स, इसको बैंड क्यों कहते हैं हम, आपकी क्वेश्चन आना चाहिए, हमने इसको बैंड्स कहा। तो एक्चुअली क्या, ये नाइट्रोजन से जुड़ी हुई बबलिंग है इनसाइड द बॉडी, उसकी वजह से इसको ये कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड जॉइंट पेन इन ए पोटेंशियली डेडली कंडीशन caused by bubbles of nitrogen gas forming in blood and tissues। ठीक है, तो ये किनके बनती है, या तो डाइवर्स के बनती हैं, जो समुद्र में नीचे डाइव लगाने चले गए, या किसी बहुत गहरे कुएं में चले गए, या जो पर्सन्स अल्टीट्यूड पर चले गए, मतलब नाइट्रोजन के बबल्स, और उनकी वजह से जॉइंट पेन, बहुत ये जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर बहुत ही सीवियर दर्द होता है उनके, ठीक है, और वो बहुत तड़पते हैं इस चीज़ से। ये जो बैंड्स हैं ना, ये बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मैं अब आपको एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी का उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा। आपने नाम सुना होगा कार्ल स्पेंसर का, जिनका जन्म 1972 में बर्टन ऑन ट्रेंट एक गांव है, और स्टाफोर्डशायर एक तहसील है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ वो पैदा हुए थे, और वो अच्छे तैराक थे। और उनकी जो डेथ है 37 साल की उम्र में, मतलब 2009 में 24 मई को हुई, मतलब आज से कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, उनकी बरसी थी। तो इनकी डेथ जो थी वो इस डीकम्प्रेशन सिकनेस से हुई। ठीक है, या कहिए कि जो बैंड्स हैं वो उन्होंने फेस किए। ये एक मिशन पर लगे हुए थे, एक जहाज था टाइटैनिक, आपने सुना होगा, जो कि 19 अप्रैल 1912 के अंदर उस पर एक मूवी भी आई है हॉलीवुड की, आपने देखा होगा, टाइटैनिक टूट जाता है।
बीच से आइसबर्ग से उसकी चोट हो जाती है और बाद की सारी समस्या आपको ध्यान है भी क्या है वो। नाउ उस टाइटैनिक की कमियों को दूर कर इंग्लैंड ने एक जहाज तैयार किया था, उसका नाम था ब्रिटेनिक। उसका भी एक्सीडेंट हुआ। उसका एक्सीडेंट हुआ था शायद नवंबर 21 1916 को, मतलब 21 नवंबर 1916 को हुआ। इसके अंदर 30 लोगों की डेथ हुई और 1000 लोगों को जो है बचा लिया गया था। इसके अंदर वो सारी कमियां दूर कर दी थी जो टाइटैनिक के अंदर पाई जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये जो आपके कार्ल स्पेंसर है ना, ब्रिटेनिक जहाज के जो अवशेष थे उनको देखने के लिए, खोजने के लिए बहुत गहरे नीचे पूरे अपने क्रू के साथ गए हुए थे। तो जब he went deeper when he rose back quickly from a deep sea dive, बिल्कुल जैसे ऊपर आया, ठीक है। वो काम कर रहे थे आपका ये को नेशनल ज्योग्राफिक जो फिल्म क्रू है उसके साथ में ये काम कर रहे थे। तो आते ही एकदम से उन्होंने ये डीकम्प्रेशन की जो सिकनेस है वो फील की, ये बैंड्स बने, उनको इतनी समस्या आई एकदम से, पूरी तड़प जिसको कहते हैं तड़प तड़प कर जो है ना उनकी जो है जान निकली ही, वाज वेरी सीरियस। तो अब इस कार्ल स्पेंसर हैं, ये एक लाइव एग्जांपल हैं अपने इस टाइप की फिजिकल इंजरी की जो कि डीकम्प्रेशन की वजह से होती है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। देन कम टू द रेडिएशन इंजरी का उदाहरण लेते हैं। अब हम रेडिएशन, आप जानते हो कि रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं आयनिक किरणें। तो मतलब विकिरण जो होता है, किरणों का किरणें एक सेंटर से जो बाहर को निकलती हैं उसको हम कह देते हैं रेडिएशन। और इस रेडिएशन की मार्फत जो इंजरी होती है उसको रेडिएशन इंजरी कहा जाता है। अब रेडिएशन इंजरी कब होती है? एक्सीडेंटली किसी के ऊपर अगर ये रेडिएशन गिर गया तो देयर विल बी एन इंजरी। लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, तो कैंसर की स्थिति के अंदर क्या होता है, जो अनवांटेड सेल्स हैं दीज आर रिक्वायर्ड टू बी किल्ड, उनको किल करना जरूरी होता है। तो उसमें से रेडिएशन जो थेरेपी है, थेरेपी मतलब इलाज, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर लिखता है ना वो थेरेपी होती है। तो डॉक्टर ने लिखा भाई इस पर रेडिएशन गिरवाना है आपने, तो रेडिएशन गिरा जब उसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो हो सकता है मैलिग्नेंट के साथ साथ कुछ हेल्दी सेल्स भी जो हैं उनसे इंजर हो जाएं। अब वो इंजर होंगे तो ये इंजरी क्या कहलाएगी? रेडिएशन इंजरी। ये जो रेडिएशन इंजरी है वो क्यों हो जाती है उसका आप पेज नंबर 66 पर देख सकते हैं कि killing of cells by ionizing radiation is the result of direct formation of hydroxyl radicals। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बन जाते हैं किससे? फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब जब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन गिरता है वाटर के ऊपर, बॉडी का जो वाटर है 70% वाटर होता है बॉडी के अंदर, आप जानते हैं, तो रेडियोलाइसिस हो जाता है वाटर का, मतलब वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है और OH विद नेगेटिव चार्ज जो कि हाइड्रोक्सिल आपके रेडिकल्स हैं, दे आर फॉर्म्ड। ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स है ये क्या करते हैं? ये डैमेज करते हैं किसको? सेल मेम्ब्रेन को भी डैमेज करते हैं और DNA को भी डैमेज करते हैं। अब दोनों टाइप के ये जो नुकसान हैं कैसे होते हैं इस डायग्राम के माध्यम से समझिए आप। अब सेंटर में आपको लिखा है जैसे आयोनाइजेशन रेडिएशन, नीचे एरो आया H2O की तरफ, ये कह रहा है कि वाटर के ऊपर गिरा, फिर बीच में वाटर के बाद में आप देख रहे हो रेडियोलाइसिस। रेडियोलाइसिस का मतलब हाइड्रोक्सिल रेडिकल पैदा हो गए। फिर आप राइट डायरेक्शन में जाइए, जब आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं वहां लिखा है नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स। अर्थ ये है कि अगर रेडिएशन नॉन प्रोलिफरेटिंग मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर, ऐसी सेल्स जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, अगर उनके ऊपर ये रेडिएशन गिरता है, जैसे न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है,
तो वहाँ क्या होगा, लिपिड पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होते ही सेल बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगी और वो नेक्रोसिस की तरफ चली जाएगी। नेक्रोसिस के माध्यम से सेल का डेथ हो जाएगा। एक लाइन तो ये है कि रेडियोलाइसिस अगर नॉन प्रोलिफरेटिंग, मतलब जो ऐसी सेल्स जिनके अंदर डिवीजन नहीं होता जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसा होता है। जब हम दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं कि अगर यही रेडिएशन ऐसी सेल्स के अंदर रेडियोलाइसिस करके हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स पैदा करे, तब उसमें क्या नुकसान हो सकता है। तो उसमें हमने देखा है कि वो डीएनए का डैमेज कार्य करता है। तो डीएनए का डैमेज सेल की किस स्थिति के अंदर किया, सेल की उस समय स्थिति क्या थी, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए पहले हम राइट डायरेक्शन में आप आइए, डीएनए डैमेज। इसमें आपको शो किया हुआ इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये कह रहा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, जब डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, मतलब डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और नया डीएनए उस पर बन जाता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड से दोबारा डबल स्ट्रैंड बन जाती है, राइट। अब अगर ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया ही कम हो जाएगी तो क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि डीएनए दोबारा से और नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत कम बनेगा, कम बनेगा तो वो जो सेल का डिवीजन टाइम है वो स्लो हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जब कोई भी सेल डिवाइड होती है, 1 से 2 होती है, जितना उसके अंदर डीएनए होता है पूरे का पूरा डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद माइटोसिस के माध्यम से वो सेल जो है 1 से 2 हो जाती हैं। अब जिस सेल के अंदर इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा और ऐसी प्रोलिफरेटिंग सेल विल बी वेरी स्लो, और वो अल्टीमेटली ड्यू टू अदर बायोकेमिकल चेंजेस जो कि रिजल्ट करते हैं रिलीज ऑफ, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये देखिए यहाँ एपोटोसिस लिखे ना, वो रिलीज करते हैं आपके डीएनए के सॉरी लाइसोसोम से रिलीज करवाते हैं आपका ये एंजाइम्स, जिसमें पर्टिकुलरली कैथेप्सिन होता है। आप इन सेल्स में देख सकते हो, जो ये सेल्स होती है ना, ल्यूकेमिया जब हो जाता है वहाँ एपोटोसिस के माध्यम से जो है सेल डेथ करवाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ जो बीपीसी होता है जिसको बोलते हैं बाइफॉस्फोनिक पैलेडासाइकिल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो स्टिमुलेट करता है लाइसोसोम्स को रिलीज करने के लिए आपका कैथेप्सिन, और वो फिर आपको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है, या डायरेक्टली वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो साइटोक्रोम सी और कैस्पेसिस को एक्टिवेट कर सेल डेथ कर दे। तो ये अपन ने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि एपोटोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। तो इसका मतलब जो सेल का जीनोम है वो ये चाहता है कि सेल की डेथ हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज होना आवश्यक होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं और सेल की डेथ जो है काज करते हैं। अब अगर हम देखें कि इन प्रोलिफरेटिंग सेल्स के अंदर, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देखिए प्रोलिफरेटिंग सेल है, जहां आपने देखा कि डीएनए से आप आगे जेनेटिक डैमेज की, अगर जेनेटिक डैमेज हो गया, ठीक है, क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन क्या है, आप जानते हैं कोई भी जीन है, ठीक है, उस जीन की कॉपी तैयार हो जाती है, ठीक है। अब अगर वो कॉपी तैयार होने में सेम डिट्टो कॉपी ना बन पाए, तो जब ये जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर जाकर अरेंज होंगे तो वो क्रोमोसोम जो है ओरिजिनल क्रोमोसोम नहीं होगी, म्यूटेटेड क्रोमोसोम होगी, क्योंकि वो उसके अंदर म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन क्या है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं उनके, आप नाम जानते हो, ए टी जी सी एडिनिन, आपके गुआनिन, ये सारे हैं, साइटोसिन है, ठीक है। अगर इनके सीक्वेंस हैं, अगर उन सीक्वेंसेस में किसी जीन के अंदर अगर ये अरेंज्ड हैं तो वो नॉर्मल कहलाता है। अब मान लो यहाँ मैंने आपको शो किया, देखिए जरा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, मैंने यहाँ शो कर रखा है
प्लस और माइनस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लस का मतलब अगर उसके अंदर कोई बेस पेयर ऐड हो जाए या कोई एक्स्ट्रा बेस पेयर आकर जुड़ गया या कोई बेस पेयर निकल कर चला गया तो जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया, उसका नॉर्मल सीक्वेंस वो नहीं रहा। ठीक है, सो दिस इज आल्सो डेंजरस। अगर ये एग्जिस्ट करेगा विद इन द cell, this mutated gene will be responsible for changes in the biochemical environment of the particular cell in which this DNA damage has occurred। तो इसी नेक्स्ट जो आपका 66B है आपका, इस पर यही चीज शब्दों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है कि इन प्रोलिफरेटिंग सेल्स इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। ठीक है, तो जिससे क्या है डीएनए डैमेज होता है और इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये किस में होता है? प्रोलिफरेटिंग सेल्स में जो डिवाइड होती हैं। सेल डेथ जो होती है बाई एपोटोसिस, ये एपिथेलियल सेल्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर आप ले लेते हैं नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो अपने लास्ट डायग्राम में देख कर आए। नो इफेक्ट ऑफ इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि वो सेल डिवीजन वहां होता ही नहीं है तो ज्यादा डीएनए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नंबर नॉन प्रोलिफरेटिंग जैसे न्यूरॉन है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बट जो सेल है आपका ये जो बट द सेल मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, क्या डैमेज हुआ है? डीएनए डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ है यहाँ पर। तो सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद सेल डैमेज। पीछे आपने देखा था रिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती थी उसके अंदर सेल डैमेज हो जाता था, किस प्रकार से साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ जाता था, किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम बढ़ता था, किस प्रकार से एटीपी कम पैदा हो रहे थे और आपके एटीपी कम पैदा होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता था। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब शुरू होता था तो आपके लैक्टिक एसिड की मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अंदर सेल के अंदर ज्यादा हो जाती थी। जब ये मात्रा ज्यादा होती थी तो न्यूक्लियस जो है वो क्लम्पिंग हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी, गुच्छा बन जाता था उसका। ठीक है, यानी कि सारी एक्टिविटी जो है न्यूक्लियस वो अपनी इस एसिड के अंदर जो पीएच कम होता था उसकी वजह से, वो सारे एसोसिएटेड फिनोमिना आपको ध्यान है, आप ये भी पढ़कर आए हो पीछे। यू नो फ्रॉम द अर्लियर लेक्चर्स दैट दिस डैमेज इन द डीएनए जो होता है इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो पंप है वो हेल्पलेस हो जाता है। ठीक है, इसका काम है कि सोडियम को बाहर भेजना और पोटेशियम को अंदर इनका इंटरचेंज कराते रहना। तो तब फिर सोडियम अंदर ज़्यादा मात्रा हो जाती है और पोटेशियम की बाहर ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जो है आपने माइलिन फिगर का फॉर्मेशन कुल मिलाकर अल्टीमेटली द सेल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, जो फॉस्फोलिपिड्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इसके रिपेयर में, वो हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ऐसे में जो सेल है इट इज अल्टीमेटली हैज टू फेस दी लिपिड पर ऑक्सीडेशन जो है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसके माध्यम से फर्दर सेल मेम्ब्रेन का नुकसान जो होता रहता है। उसके बाद इसकी जो है सेल का डेथ हो जाता है जब सारे वाइटल बायोकेमिकल प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में गड़बड़ हो गया, इसका साइटोप्लाज्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई, जो साइटोस्केलेटन है वो डिस्टर्ब हो गया, तो अल्टीमेटली नेक्रोसिस के माध्यम से उस सेल की डेथ हो जाती है। तो ये जो नॉन प्रोलिफरेटिंग आपकी सेल्स हैं इसमें न्यूरॉन बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जहां आपका इसके डैमेज के इसके सेल मेम्ब्रेन के डैमेज के माध्यम से। तो अभी चैप्टर को थोड़ा सा इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। हम जो शुरू किया है वो पैथोजेनेसिस ऑफ फिजिकल इंजरी। हमने जाना कि जितनी भी मैकेनिकल फोर्स की इंजरी होती है वो मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस की होती हैं और
ये इतनी खतरनाक होती हैं कि जो पेशेंट होता है वो स्टेट ऑफ शॉक में चला जाता है, विक्टिम। ठीक है। और तो फिजिकली जो एक्सीडेंट होता है हम जानते हैं भी वो किस प्रकार से। फिर हमने ये जाना कि चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस प्रकार से डिकम्प्रेशन जो सिकनेस होती है आदमी को, विक्टिम को जो है ख़त्म कर सकती है। आपने कार्ल स्पेंसर का 2009 को जो 24 मई 2009 को डेथ हुई 37 साल की उम्र में, आप जानते हो वो बंदा ब्रिटेनिक जहाज के अवशेषों को नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की तरफ से वहाँ देखने गया था। ठीक है। एकदम से जब बाहर आया तो उसके ऊपर ये डिकम्प्रेशन सिकनेस की वजह से या बैंड्स जो हमने कहे थे उनकी वजह से उस आदमी को बहुत गहन पीड़ा का एहसास होता है इस इंजरी का और उसकी डेथ हो जाती है। फिर आपने ये जाना कि जो रेडिएशन इंजरी है वो भी एक फिजिकल इंजरी है। ये एक्सीडेंटली जब किसी पर रेडिएशन डल जाए या उसकी थेरेपी चल रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, इनके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का, तो जब उन पर ये रेडिएशन थ्रो किया जाता है तो व्हाट हैपन्स दिस डैमेज द नॉर्मल सेल्स आल्सो। ये जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आता है वो क्यों आता है, दैट वी हैव सीन इन डिटेल, कि अगर प्रोलिफरेटिंग सेल्स के ऊपर ये रेडिएशन डलता है तो वो डीएनए डैमेज करता है, डीएनए डैमेज से इनिबिशन ऑफ डीएनए हो जाता है और एपोटोसिस से सेल की डेथ हो जाती है। दूसरी डायरेक्शन में हमने देखा कि जो जेनेटिक डैमेज होता है वो म्यूटेशंस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली दैट सेल म्यूटेटेड विद म्यूटेटेड जीनोम जो या जीन्स है दैट इज यूजलेस फॉर द दैट ऑर्गन फॉर विच दे हैव बीन वर्किंग। तो अल्टरनेटिव आपने देखा कि रेडियोलाइसिस से जो अगर हाइड्रोक्सिल आयंस अगर नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स में जैसे न्यूरॉन्स हैं उसमें पैदा होते हैं तो वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन को जो है किल करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, सॉरी नॉट किल, एंड वाया नेक्रोसिस दे लीड टू सेल डेथ। तो यही जो आपका ये जो डायग्राम है दिस वन जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स हियर आल्सो। ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव कम टू नो दैट ए फिजिकल इंजरी इज ऑफ आपके मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस and it is always caused by a mechanical force, and we have also seen that a generalized barotrauma, ठीक है, may lead to physical injury. We have also seen that Carl Spencer has faced such type of injury. Then we have come to know that radiation injury is also dangerous, which produces radiolysis of the water to produce hydroxyl ions. These hydroxyl, not ions, radicals. These hydroxyl radicals are very dangerous. They can damage the DNA of proliferating cells, and alternatively they can damage the cell membrane of the non-proliferating cells, leading them to death via necrosis. And with this, I conclude that we have discussed the pathogenesis of this physical cell injury.